अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरोफियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमने जिस तरह के आपको बताया था कि 9 बजे आज हम सेशन करेंगे इनकम टैक्स लॉज से रिलेटेड। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की वजह से हमारी ये मीटिंग ताख़ीर का शिकार हुई, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ मैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो जुनैद इकबाल साहब हैं। आप ने एसीएमए किया हुआ है और आप सीएएफ हैं, जो कि हमें इनकम टैक्स लॉस के मुतल्लिक और जो इनकम टैक्स के मसाइल हैं उनके मुतल्लिक हमें बताएंगे। तो बिला तखीर मैं आपको दावत देता हूं कि आप आएँ और हम आज के सेशन का बाकायदा आगाज करें। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम सर, कैसे कैसे हैं हैं आप? खुलैफ खैरियत भाई, से हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? थैंक मैं यू सो बिल्कुल मजे में हूँ। मच आपके तशरीफ़ आवरी के लिए। आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। और वेलकम वेलकम। आज का जिस तरह मौजू और टैक्स लॉ से रिलेटेड है और इस पे हम सैर हासिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। जो हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लेंगे, उनको भी अटेंड करेंगे। तो अम, जो आज की मीटिंग का जो पहला क्वेश्चन है, मैं बिला तखीर वो क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ता हूँ ताकि जी जी जी, इस क्वेश्चन की तरफ करें। जी हाँ, जी हाँ। इस मीटिंग का जो है कि चूंकि ये स्ट्रीम यार्ड जो ऐप है इस पे भी टाइम होता है। तकरीबन 45 मिनट्स तक का सेशन होता सही है। है। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है और इस तरह हमें दोबारा से ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसलिए हम बिला ताखीर जो है वो बढ़ते हैं। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है वो जिस तरह ये आपके सामने स्क्रीन पे टिकर चल रहा है, टिकर पे ही आपका क्वेश्चन शो हो जाएगा। तो आप अपना कमेंट जो है वो कर सकते हैं। वो कमेंट हम यहाँ पे आपका शो करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है जी, अगर कोई शख्स बैरून मुल्क मुकीम है तो वो पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? हम्म। जी देखिए, जनाब। इसका जो बहुत बेहतर तरीका है, जो बहुत एडवाइजेबल तरीका है, वो ये है कि जो बंदा पाकिस्तान में रह रहा है वो बाहर से ही पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो उसे पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना। अब लोग ये करते हैं कि अपने किसी अजीज के बैंक अकाउंट में बाहर से पैसे रेमिट कर देते हैं, और वो अजीज उन पैसों को प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो प्रॉपर्टी उनके अजीज के नाम पर हो जाती है। ये एक गलत तरीका है। इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एक तो ये होता है कि जब वो पाकिस्तान वापस आता है बंदा, तो वो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे दोबारा ट्रांसफर हो जाए। तो उस वक्त ये चैलेंज आता है कि जो पहले ऑनर था वो उनके नाम पे वो क्या दिखाए, सेल परचेज दिखाए, क्या दिखाए। तो और भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हम उनको डिटेल में एड्रेस यहाँ नहीं करते। हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्वायर ए प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। सिंपल वो ये करे कि रोशन डिजिटल अकाउंट को वहां अकाउंट बनाए अपना, बाहर बैठे बैठे। लेट्स से वो मीजान की वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट बना ले। ठीक है, अपनी बाहर से रेमिटेंस अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजे, और पाकिस्तान में जब प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं आते हैं पाकिस्तान में एक दो दिन के लिए, हफ्ते के लिए अपने वालदैन से, लोगों से मिलने, तो वो ऐसे प्लान करे कि वो अपने पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट से पेमेंट कर दे उस आदमी को जिससे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो इससे क्या होगा कि प्रोवाइडर ऑफ फंड भी एक ही होगा, और टाइटल ऑफ फंड भी एक ही आदमी के नाम पे होगा, जो कि ताकि आगे की कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। और जब भी वो पाकिस्तान आए, जाकर अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ले। तो ये बहुत आसान तरीका है, बेहतर तरीका है। खामखा दूसरे अपने अजीज व अकारिब के अकाउंट में पैसे डालना, फिर उनके नाम पे ट्रांसफर करना, फिर अपने नाम पे उसको ट्रांसफर करना। आपको पता है आजकल नॉन फाइलर का टैक्स रेट 10.5% हो गया है। और अगर आप जी सेलर भी हैं, फाइलर भी हैं, तो फिर भी 6% खामखा की मतलब कॉस्ट आएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है।
और ये कि इस पे एक और इजाफी बात मैं कह दूं कि नॉन फाइलर जब यहाँ आएगा और प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसे सिर्फ 3% टैक्स, इनकम टैक्स उसे देना है। अलावा जो बाकी टैक्सेस वो तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन नॉन फाइलर का टैक्स नहीं लगता। नॉन रेजिडेंट के केस में उसे बस 3% इनकम टैक्स अदा करना होता है। तो ये एक मुख्तसर सा सवाल है, जवाब है आपके सवाल के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर इसमें थोड़ी सी अगर थोड़ी सी इसमें इसको बढ़ाया जाए बात को, तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस भी जो है ना वो भी काइंडली बता दें, ताकि ऑडियंस को ये नहीं पता होता कि कानून में रेजिडेंट किसको कहा गया और नॉन रेजिडेंट किसको कहा गया। बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने। अच्छा, एक तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है ना कि रेजिडेंस कहते हैं रिहाइश को अंग्रेजी में। मसलन आई एम रिजाइडिंग इन कराची, में कराची में रहता हूँ। रिजाइड कहते हैं रिहाइश को, रेजिडेंस का मतलब है रिहाइश पजीर होना। अच्छा, मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, तो इसका ये रेजिडेंस और टैक्स की रेजिडेंस बिल्कुल अलग अलग है। फॉर टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स जी पर्पस हम कहते हैं कि कोई आदमी पाकिस्तान में अगर 183 डेज या इससे ज्यादा डेज गुजार लेता है तो फिर वो रेजिडेंट होता है। अच्छा, रेजिडेंट होने से ये हो जाता है कि उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स होती है पाकिस्तान में। और नॉन रेजिडेंट वो आदमी होता है जो 183 डेज से कम पाकिस्तान में उसका स्टे होता है। जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं, गैर मुल्की शहरी जो होता है, वो पूरे साल में एक आध महीने के लिए आता है, वो भी कंसेक्यूटिव डेज पे नहीं आता, बल्कि कभी जुलाई में आया, बकरा ईद पे आया, वगैरह वगैरह। तो नॉन रेजिडेंट वो होता है जो पाकिस्तान में स्टे नहीं कर रहा होता, बेसिकली वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा होता, वो एक आध महीने के लिए आया होता है। तो फॉर टैक्स पर्पस इसको बहुत, अगर आप डिटेल से हमारी ऑडियंस को देखना चाहे तो अगर आप चाहें तो लिंक शेयर कर सकते हैं। इस पे हमारा पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर हुआ हुआ है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट होने से क्या होता है, नॉन रेजिडेंट होने से क्या होता है, टैक्स की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, आधे घंटे का इस पे पूरा एक डिटेल लेक्चर एग्जांपल्स के साथ डाला हुआ है। तो वो कोई चाहे तो रेफर कर सकता है। इस वक्त बस इतना ही समझना काफी है कि जो पाकिस्तान में नहीं रहता और कोई 183 डेज यहाँ नहीं गुजारता तो वो नॉन रेजिडेंट होता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ये अच्छा सवाल है। आमतौर से इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, लेकिन अब नोटिसेस आ रहे हैं। अब से नहीं आ रहे बल्कि वो 2-3 साल से, जब से ये एक्ट और इसके रूल्स एक्टिवेट हुए हैं, और तो नोटिसेस आ रहे हैं। देखिए, बेनामी को समझने के लिए बहुत आसान, वैसे तो बेनामी एक्ट के अंदर 5 तरह की ट्रांजैक्शंस को बेनामी ट्रांजैक्शन कहा गया है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ठीक है। आसानी के लिए मैं सिर्फ एक डेफिनेशन समझाता हूँ। देखिए, एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से खुबैब भाई, आप एक ऑफिसर हैं और आपने एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की। आपने देखा कि जी उस प्रॉपर्टी का टाइटल यानी उसका डॉक्यूमेंट में जो मालिक है वो जुनेद है, लेकिन ठीक है। आपको ये भी एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन पता चल गई कि इस प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए जो पैसे प्रोवाइड किए गए हैं वो एक साहब हैं इमरान, उन्होंने प्रोवाइड किए। तो अब यहाँ हुआ ठीक क्या है। कि टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी किसी एक आदमी के नाम पे है और प्रोवाइडर ऑफ फंड कोई दूसरा आदमी है। तो अब ठीक ये है। बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ठीक है। सही या है। एक और पोजीशन ये होती है कि टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी लेट्स से खुबैब साहब के नाम पर है, लेकिन खुबैब साहब डिनाई कर देते हैं कि भाई नहीं, मेरी ऑनरशिप नहीं है, मैं इसको डिसओन करता हूं। तो ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन है। या टाइटल आपके पास है और प्रोवाइडर ऑफ फंड का पता नहीं चल रहा कि भाई इस प्रॉपर्टी को लेने में फाइनेंस किसने किया है। जैसे आपने देखा होगा, फालूदे वाला या गोले घंटे वाला या फलां वाला, उसके अकाउंट में इतने पैसे निकले। अब वो खबर चलती है भाई बेनामी बेनामी का मतलब ये है कि पता नहीं चल रहा भाई टाइटल इसके नाम पे, प्रोवाइडर ऑफ फंड कौन है। तो अभी हमने सवाल नंबर मतलब 1 में भी इसकी जो इसकी आपका माली सवाल था, हैसियत इस काबिल नहीं है कि ये प्रॉपर्टी परचेज कर सके। मतलब एंड बेनिफिशियरी जो है वो कोई और है। अब मतलब आपके कहने का ये मतलब है। देखिए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक गोली गंडे वाला है, मेरा दोस्त है। मैं चाहता हूं कि भाई उसको मैं एक घर दिला दूं, मेरा मुलाजिम भी है, तो ठीक है, मैं उसको जो भी तरीका है उसको मैं लोन करूं या गिफ्ट करूं, कुछ करूं, मेरा जान अजीज है, और वो पैसे उसके पास जाएं पहले, उसके बाद वहां से वो परचेज करे, ताकि
जो चीज खरीदी जा रही है उसके लिए जो फंड देने वाला है वो वही आदमी हो जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, अभी बिल्कुल एक सही है। अभी जिसे नोटिस हो रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हो ये रहा है कि आपको नोटिस आया, नोटिस में आता है कि भाई ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई है लेकिन इस पे जो नाम है वो तो आपका नहीं है, ये आप आके जस्टिफाई कराएं। बल्कि एक मैं हम्म रिसेंट हम्म नोटिस की मिसाल दूं, नोटिस आया कि मिस्टर जुनेद आपने ये प्रॉपर्टी 4 करोड़ की खरीदी है लेकिन हमने आपके सारे बैंक अकाउंट देख लिए उसमें से पेमेंट ही नहीं हो रही। ठीक है, हम्म, सही। ओके। अब मिस्टर जुनेद ने कहा, वो प्रेजेंट हुए, मिस्टर जुनेद ने कहा भाई आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा देखिए, अगर प्रोवाइडर ऑफ फंड कोई और भी है और वो जस्टिफाइबल बात है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं, लेकिन प्रोवाइडर ऑफ फंड कोई और है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है तो प्रॉब्लम है ना। अब तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, वो कन्फिस्केट कर लेगी, जब्त कर लेगी प्रॉपर्टी, और 1 साल से लेकर 7 साल तक आपको सजा जेल भी होगी। तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, खुबैब साहब के जो जुनेद है वो एक पार्टनरशिप फर्म का मेंबर था। ठीक है, ठीक है। वहां उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे। जब वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गया तो उसने कहा अपने एओपी के अकाउंटेंट को कि भाई मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मेरे ड्राइंग अकाउंट से पेमेंट कर दो। ठीक है। अब पेमेंट ड्राइंग अकाउंट से रूट हुई, पार्टनरशिप फर्म के पर्सनल अकाउंट से रूट नहीं हुई, तो नोटिस सही आया था। तो आई हम्म। विजिटेड द कमिश्नर कि भाई ठीक है मैंने खरीदी है लेकिन पेमेंट जो है एओपी के अकाउंट से हुई है, मैं वहां पार्टनर हूं, मेरी ड्राइंग में पार्क हुई हुई है, ये देखें ऑडिटेड अकाउंट्स हैं और ये इसकी ट्रेल है। ठीक है, आपका हम्म, नोटिस खत्म, विड्रॉ हो गया नोटिस। तो ये अब इस इन नोटिस से बचने का क्या तरीका है? आसान तरीका यही है कि आप जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होने जा रही है उसी के पर्सनल अकाउंट से पेमेंट हो जाए। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। ऐसे भी नोटिस आए हैं कि आप ही के यानी अकाउंट से पेमेंट हो गई और आपने किसी को ऑथराइज कर दिया, वो आपके बिहाफ पे गया, जो भी तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, साइन करने हैं, ट्रांसफर वगैरह वगैरह, आप नहीं जाना चाहते हैं, जो भी वजह है, और पता चला कि डॉक्यूमेंट में किसी तरह से आपके अलावा भी किसी का नाम आ गया, से साइन किसी और के थे, तो कंफ्यूजन पैदा हो गई कि ये दो लोग क्यों आ रहे हैं सेम प्रॉपर्टी में। तो इन शॉर्ट, सही। आपको बेनामी ट्रांजेक्शन होना मसला नहीं है। बेनामी ट्रांजेक्शन होना उस वक्त मसला है जब आप कोई चीज जस्टिफाई ना कर सके, नंबर वन। फिर ये कि इसको अवॉइड करना चाहिए, झगड़े भी हो जाते हैं। आज भाई के नाम पे आपने प्रॉपर्टी रखी, कल आप आए ट्रांसफर किए, लड़ाई हो गई, फिर आप लड़ते रहे, कोर्ट में जाए। एक चीज और बता बिल्कुल। दूं कि बेनामी एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो वो उस वक्त बेनामी नहीं कहलाएगी, एक्सेप्ट ये कि आप उसमें जॉइंट ओनर हो। तो एज ऑन टूडे ठीक। अगर आप अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी दिलाना चाहते हैं, बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको जॉइंट ओनरशिप में लेनी चाहिए। तो बस यहाँ ये इनपुट ठीक। है मेरा खुबैब भाई इस पे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ही किया है। चूंकि हमने लोगों से इस मीटिंग के बारे में शेयर किया था कि आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये रैंडम क्वेश्चंस हैं जो कि हम जुनैद साहब से पूछ रहे हैं। इस तरह अगर आप दोस्तों के पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी इस टीम को ज्वाइन करने का तरीकाकार वही है जो कि हमने पहले बताया है कि आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल शो होगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे शो होगा, आपका नाम शो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो इनकम टैक्स गोशवारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी जमा करवाएंगे और कैसे जमा करवाएंगे, क्या उनकी लाइबिलिटी है कि अगर वो वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले अपना क्वेश्चन किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपनी रिटर्न देंगे, वही रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वाले ही सीन है, तो वो कैसे देंगे? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये, जी। क्या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को रिटर्न जमा करवानी है या नहीं करवानी, अगर करवानी है या नहीं करवानी है तो क्या ऑनलाइन कैसे हो सकती है ये। अगर कोई नहीं करवानी तो ज़ाहिर है वॉलंटरीली कराना चाह रहा होगा, तो ये ऑनलाइन होगी, खुद होगी, पाकिस्तान आके होगी, क्या होगी, प्रोसीजर क्या है? देखिए, अगर आप जी। बाहर रह रहे हैं, आप नॉन रेजिडेंट हैं, हम एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि समझ अच्छे तरीके से आए। खुबैब साहब दुबई में रहते हैं, ठीक है, और जी। खुबैब साहब दुबई में सैलरी भी कमाते हैं, कंसल्टेशन भी देते हैं, 100 रुपए सैलरी से साल में कमाते हैं, 100 रुपए कंसल्टेशन से कमाते हैं,
और 100 रुपए की रेंटल इनकम भी है, तो 300 रुपए खुबैब साहब की दुबई में इनकम हो गई। तो इस जी 300 रुपए पे खुबैब साहब को पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना, बिकॉज यू आर ड्राइविंग दिस इनकम फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान एंड यू आर नॉन रेजिडेंट, ये दोनों कंडीशंस आपने फुलफिल की हैं, बिल्कुल सही। तो आपको कुछ भी नहीं देना। लेकिन मीनवाइल आपकी एक प्रॉपर्टी कराची में है या लाहौर में है, पाकिस्तान में है, जिससे आप 10 लाख रुपए साल की इनकम जनरेट करते हैं, तो ये इनकम हम प्रॉपर्टी है और आपको इस पे टैक्स देना है पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से। तो नॉन रेजिडेंट को सिर्फ एक चीज जो है ना गौर करनी है, वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स देना है, दैट्स इट, बस। आपको बिल्कुल कुछ सही। और बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पाकिस्तान में एसेट्स कितने, देयर इज नो नीड टू मेंशन दिस। आपके बाहर एसेट्स कितने हैं, आपकी बाहर इनकम कितनी है, नो। आपको सिर्फ ये बताना है कि मैंने पाकिस्तान में ये इनकम कमाई है और उस पे ये टैक्स बनता है और मैंने अदा कर दिया, दैट्स इट। 1-2 पेज की आपकी रिटर्न होगी। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, स्टिल आप चाहते हैं कि मैं 2 साल बाद 4 साल बाद पाकिस्तान जाऊंगा तो मेरा स्टेटस क्लीन रहे, मैं फाइलर रहूं, कोई इशू ना हो, कोई प्रॉपर्टी एकदम आप आए हैं खरीदना चाह रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या मतलब हर कोई भी वजह है, आप गाड़ी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप नॉन फाइलर का टैक्स अट्रैक्ट ना करे आपको, तो ठीक है, आप वॉलंटरी नील जमा करा दें, खुद से नील रिटर्न आप किसी भी अपनी टैक्स काउंसिल को लेकर और आप नील रिटर्न जमा करा दीजिए, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है इसमें, आपकी तरफ से खुद से चली जाएगी रिटर्न। तो एक बात ये हो गई। रिटर्न जमा कैसे करानी है, आपको कोई आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हो जाता है। अगर इफ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, आप कहीं से बैठे हुए भी जमा करा सकते हैं, वरना आप किसी भी टैक्स कंसल्टेंट को, वकील साहब को हायर करके आप अपनी रिटर्न जमा करवा दीजिए। वो लॉग इन ID पासवर्ड बनवाएंगे आपके और आपकी रिटर्न ऑनलाइन जमा हो जाएगी, आप उसको कहीं भी बैठे हुए देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और दूसरा सर ये बताइएगा कि FBR अब चूंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि जो मशरक़ वस्ता में कुछ ममालिक हैं उनके अकाउंट्स का डाटा जो है वो FBR मांग रही है और लोगों को नोटिस सर्व कर रही है, तो उस बारे में जरा ऑडियंस को बता दें कि ये क्या तो ये आपने खबर अच्छा दुरुस्त सवाल है। किया है, ये आपने अच्छा सवाल किया है। मैं 2 हफ्ते पहले खुद हेयरिंग एक अटेंड करके आया हूँ। बिल्कुल ऐसा है। अब मेरे सामने वो है नहीं। मैं आपको एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स बने हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करते करते व्हाट्सएप पे चला जाऊं तो कोई इशू तो नहीं होगा, अगर जी कुछ जी रेफर कोई करना इशू चाहूँ? नहीं। अच्छा, जी जी कोई इशू नहीं। तो कोई इशू खैर ठीक है, बहरहाल अभी छोड़ते हैं उसको, टाइम उसमें लगेगा। कुछ एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स बने, नाम मुझे नहीं आ रहा अभी उसका, उसमें ये हुआ है कि कंट्रीज आपस के अंदर, देयर कंट्रीज आर एक्सचेंजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो उसमें ये हुआ है कि अ, अभी जो कोर्स केस था मेरे सामने, वो बहरेन के था। बहरेन की से एक इंफॉर्मेशन एक टैक्स पेयर की FBR के पास आई, उन्होंने उन्हें कन्फ्रंट कराया कि यू आर मेंटेनिंग दिस दिस अकाउंट इन बहरेन और उसमें ये पैसे हैं और आप इसके बारे में आप हमें आकर बताएं। अच्छा, फॉर्चुनेटली वो प्रॉपरली डिक्लेयर्ड था, तो टैक्स पेयर ने कहा ये डिक्लेयर्ड है, ये इतने डॉलर मौजूद हैं, देखिए ये मैंने पाकिस्तान में इस एक्सचेंज कंपनी से खरीदे थे और इसको मैंने इस बैंक में डिपॉजिट किए थे और यहाँ से मैंने रेमिट किए बहरेन अकाउंट में, वहां पड़े हुए हैं, और इसे मैंने इनकम टैक्स में अंडर दी हेडिंग इनकम आउटसाइड पाकिस्तान में भी डिक्लेयर किया है और सेक्शन 116A(1) की स्टेटमेंट में भी डिक्लेयर किया हुआ है। सो ऑल द डॉलर्स फॉरेन करेंसी ड्यूली डिक्लेयर्ड इन दी स्टेटमेंट्स। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम विड्रॉ कर लेते हैं आपकी मतलब इस नोटिस को, कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं एंड you have not declared yet any assets, foreign currency assets, properties etc residing outside Pakistan, especially in Middle East, तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। सूनर और लेटर आपको जैसे जैसे FBR इनेबल हो रहा है आपको बिल्कुल नोटिस आएगा, आपको यहाँ तक बता देंगे ये अकाउंट नंबर है, ये ब्रांच है, ये अमाउंट रखा हुआ है, आगे जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये बात आपकी। बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग अभी तक हमारे सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या जिनको नहीं समझ आ रही उनके लिए दोबारा से मैं एक बात बताता चलूं कि हमने स्ट्रीम में लिंक दिया था आप लोगों को, आपने उस लिंक के जरिए ज्वाइन करना था। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वैसे आपके को कमेंट हमें शो नहीं होंगे, ऐसे आप जब उस लिंक को ज्वाइन करेंगे
तो तब ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं और हमें स्क्रीन पे शो हो सकता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस लिंक को ज्वाइन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा फ्रीलांसर्स से रिलेटेड है। अब चूंकि मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त भी फ्रीलांसिंग करते हैं, वो परेशान रहते हैं टैक्स के बारे में कि फ्रीलांसर्स को देखें कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों वो इशू खड़ा हुआ था कि ये टैक्स से एग्जाम्प्ट है, इनको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस बारे में फ्रीलांसर जो है वो कितना टैक्स अदा करेंगे अगर उनकी कुल आमदन जो है वो जाहिर है वो अमेरिका में और ये वो अपवर्क पे और फाइवर पे काम करके वो अर्निंग करते हैं, दूसरे ममालिक से उनको पैसे आते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से होगा इनकम टैक्स रिटर्न में? अच्छा, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस, कमेंट्स और 10,000 चीजें, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको बहुत आसान रखना चाहिए हमें। देखें, गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आनी चाहिए। सही है, तो पैसे भी चाहिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ठीक है, आप कुछ भी एक्सपोर्ट करें, इवन सप्लाईज आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में भी जो भी पैसे आते हैं 1% टैक्स उस पर लगता है। ठीक है, आप कपड़ा बेच देते हैं बाहर, आपको 1% टैक्स देना है। इसी तरह से जब सर्विसेज बाहर जाना शुरू हुई तो सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं है, उस्ताद हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं, उसके पैसे भी आ रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ से ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उसके पैसे भी आ रहे हैं। ठीक है ना। और बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो अदर देन आईटी सर्विसेज भी हो रही हैं जिसमें बाहर से पैसे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, उन्होंने कहा मिनिमम 0.25% एंड मैक्सिमम 1% हम आपसे टैक्स लेंगे। सिंपल। अब इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है, रेलेवेंट सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है 154A, 154A, छोटा सा सेक्शन है। उस पे मैंने एक वीडियो बना के डाल दी थी, उसको अगर आप सुन लेंगे तो मतलब यू विल बी क्लियर इन ऑल सेंस। नंबर 1। नंबर 2, सर आप हमें, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप हमें ऑडियंस को जो है ना अपने यूट्यूब चैनल का भी बता दें ताकि वो उस जो है ना वो वीडियो को जाके देख लें। बाकी हम कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिंक भी लगा देंगे, वहां से लिंक से भी जाके आप देख सकते हैं। तो सर ठीक है। आपको बता देते हैं कि उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके मुतालिक भी। ठीक है, आप लिंक में डाल दें, वरना आप यूट्यूब पे जाके लिखेगा इनकम टैक्स स्टूडियो, @इनकम टैक्स स्टूडियो आप लिखेंगे तो आपको वहां लिखा हुआ आ जाएगा, बैनर लिखा हुआ आएगा इनकम टैक्स स्टूडियो, तो उसमें आप क्लिक करके वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो उसमें जी उसका मैं खुलासा आपको बता देता हूँ। खुलासा ये है कि अगर आप आईटी सर्विसेज देते हैं, और आईटी सर्विसेज मींस ये जितना उबर पे, फाइबर पे आप काम कर रहे हैं, आप आईटी रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड, आप ट्रांसक्रिप्ट लिख रहे हैं, आप अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एक फाइलर होना चाहिए। आप अपनी रिटर्न जमा कराया करें प्रॉपर्ली। नंबर 1। नंबर 1, आप पाकिस्तान स्टैंडर्ड बोर्ड, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड है, उससे आप रजिस्ट्रेशन ले लें और अपने बैंकर को बता दें, एक बिजनेस अकाउंट बना लें, बैंकर को बता दें जी मेरे इस अकाउंट में जो पैसे आएंगे मैं ये सर्विसेज देता हूँ, आईटी सर्विसेज, तो मेरा 0.25% काट लिया करें। क्योंकि बैंकर नहीं काटता है। लेकिन अगर बैंकर ने नहीं भी काटा तो कोई बात नहीं, आप सिंपल अपनी रिटर्न में बताएं मेरे 1 करोड़ रुपए कमाया और 0.25% ये 60,000 रुपए मैंने जो भी अमाउंट बनता है जमा कराया, बात खत्म हो गई। और अगर वर्स्ट सिनेरियो ऐसा नहीं हुआ तो आपको 1% देना पड़ेगा। अगर आप आईटी सर्विसेज वाले में फॉल नहीं करते या आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन नहीं थी तो आप 1% दे देंगे। तो इसमें कोई ऐसी मतलब लंबा चौड़ा मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये इसमें गलती की मैं निशानदेही कर दूं, क्या है गलती, क्या कर रहे हैं लोग? गलती ये कर रहे हैं कि वाइज पे अपना अकाउंट बनाया है, पेपैल पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, एक दो और अकाउंट है जो बाहर से यूज हो रहे हैं, उसमें पैसे पार कर रहे हैं। पैसे पार करने के बाद पाकिस्तान में अपने ही अकाउंट से पैसे भेज रहे हैं और वकील साहब को कहते हैं भाई से होम रेमिटेंस में डाल दो। अब 1 करोड़ रुपए होम रेमिटेंस में डाल दिया। अब आपको पता है 5,50,00,000 की होम रेमिटेंस अगर से ऊपर हो जाए तो नोटिस आ जाता है। अब वहां आप जी जाते हैं अफसर के पास, कहते हैं भाई ये होम रेमिटेंस है, वो कहता है दिखा दो। अच्छा, हम भी इतने अच्छे थे, हमने कहा बस सर ये देखें, देख लें। वो कहता है यार आप ही के अकाउंट से, आप ही के अकाउंट में कैसी होम रेमिटेंस आ सकती है? इट मीन्स you are generating income from outside Pakistan and you are concealing that income। तो आप फंस जाते हैं। तो भाई आप ये याद रखें कि
जुनैद के अकाउंट से जो बाहर मुल्क में है, पाकिस्तान के अकाउंट में जो जुनैद का है पैसे आए, ये होम रेमिटेंस नहीं होती है। होम रेमिटेंस ये होती है, मेरे एक अजीज खुबैब बाहर रहते हैं, वो मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट के लिए कुछ पैसे भेज देते हैं, ये होम रेमिटेंस है। तो ये गलती बहुत ज्यादा है। ऐसा ख्याल आता है पता नहीं कितना ज्यादा टैक्स लग जाएगा, उस चक्कर में उसको होम रेमिटेंस में डाल रहे हैं, ये गलत तरीका है। आप उस पे 0.25 टैक्स दे दें। अच्छा, लेट्स से उसमें एक और सिचुएशन भी है, लोग कहते हैं हमारी जो है ना मसला ये है कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम फाइलर भी नहीं थे, हम तो फाइनल टैक्स में आएंगे नहीं, 0.25 में कोई मसले मसाइल आ गए, लेट्स से एफटीआर मतलब मसला आ रहा है, तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो भाई आप एनटीआर का प्रॉफिट एंड लॉस इतना लंबा चौड़ा बना दें कि उस पर इतना सा प्रॉफिट निकालें कि आप थोड़ा सा टैक्स दे दें उस पर। यानी आपके जी पास ऑप्शन है कि चाहे आप फाइनल टैक्स में चले जाएं, चाहे आप एनटीआर में चले जाएं। एक फ्रीलांसर काम कर रहा है, बिजली घर की जला रहा है, टेलीफोन यूज कर रहा है, 2 लोग रखे हैं, असिस्टेंट रखे है, किताबें खरीद रहा है, 10 खर्चे कर रहा है, तो ठीक है, जो पैसे आए हैं आप उसको एनटीआर में ले जाएं। अगर आप एफटीआर में नहीं लेके जाना चाहते किसी वजह से, तो ये कहीं कहीं ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। क्योंकि अब जैसे एक केस में मैंने ये देखा कि उनकी वाईटी सर्विसेज देती थी खातून, कंटेंट राइटिंग करती थी, तो हुआ ये कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, अब वो ठीक एफटीआर है। में नहीं जा सकती थी। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा आप क्या खर्चे करती हैं, उन्होंने कहा हम ये खर्चे करती हैं। हमने उनकी 24 लाख रुपए की इनकम ली, खर्चे माइनस किए, थोड़ा सा प्रॉफिट आया, टैक्स दे दिया, खत्म। और आपको पता है आजकल 5 से 8 हजार 10 हजार रुपए एडवांस टैक्स कटा होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई गाड़ी खरीदता है, कोई मतलब मोबाइल फोन पे जो है ना कॉल्स कर रहा है, कोई बिजली का कमर्शियल कनेक्शन है या पीटीसीएल के ऊपर जो है ना कुछ टैक्स कटा हुआ है। तो बिल्कुल। बस ये चंद बातें मैं जिक्र करना चाहता था इसमें। और बाकी आप मतलब जो बंदा आईटी का काम करते हैं दे आर वेरी स्किल्ड, बहुत अच्छा इनका माइंड सेट होता है, और मतलब इनका माइंड बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। तो जो मैंने रेफर किया है चैनल पे 154A 154A पे वीडियो देख लें तो इट्स इनफ, वो बिल्कुल इसको ग्रैप्स कर जाएंगे चीज को। बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। अगर कोई शख्स इंपोर्ट करता है या कोई शख्स एक्सपोर्ट कर रहा है, उस पे उस शख्स को कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, ये भी एक क्वेश्चन आया था हमें। देखें, अगर एक इम्पोर्टर है ना, इम्पोर्टर का मतलब है वो चीजें मंगवाता है और उसको यहाँ पर बेच देता है, यानी वो कमर्शियल ट्रेडिंग करता है। तो इसके लिए उसको पूरे साल में इसको इसको कहते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम, वो मिनिमम टैक्स रिजीम में आता है। इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट स्टेज पे उसका एक टैक्स कटता है सेक्शन 148 में। लेट्स से कि वो 100 रुपए कट गया, ठीक है, उसको एक एक तरफ लिख ले पूरे साल में जो इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स कटा है, और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए कि लेट्स से उसने 1 करोड़ का बिजनेस किया, 80 लाख का खर्चा हुआ, कुछ खर्चे ये वो फला, 20 लाख बचे, 20 लाख रुपए पे नॉर्मल स्लैब लगा ले। नॉर्मल स्लैब से मुराद क्या है, डिवीजन 1 के रेट जो हैं इंडिविजुअल और एओपी के केस में, डिवीजन 2 के रेट्स कंपनी के केस में। तो आप नॉर्मल टैक्स लेट सपोज आया 10 रुपए का और इम्पोर्ट पे कटा है लेट से 20 रुपए, तो इसका जी टैक्स आएगा 20 रुपए। विच एवर इज हायर का कॉन्सेप्ट होता है एमटीआर रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम में ये होता है इम्पोर्ट स्टेज पे जो आपने एडवांस टैक्स दे दिया उसको आप एक तरफ लिख लीजिए, और जो नॉर्मल एनटीआर में जो आपका टैक्स आया वो देख लिख लीजिए। तो आपका आईआरएस सिस्टम क्या करता है, कंपेयर करता है कि इम्पोर्ट स्टेज पे इनकम टैक्स ज्यादा था या जो आपका नॉर्मल इनकम पे वर्कआउट हुआ वो ज्यादा था, विच एवरेज हायर आपका टैक्स होता है। पहले एक जमाने में ये होता था कि आपका जो भी इम्पोर्ट 2019 तक, टैक्स ईयर 2019 तक ये होता था कि आपने इंपोर्ट स्टेज पर इनकम टैक्स दे दिया, बात खत्म, अब आपको कोई इनकम टैक्स कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जो प्रॉफिट आए उस पर टैक्स वर्कआउट करें, इंपोर्ट स्टेज पे जो कटा है उससे कंपेयर करें, विच एवरेज हायर आपका टैक्स होगा। अगर इंपोर्ट पे कटा हुआ हायर है तो आपको कुछ भी नहीं देना, और इंपोर्ट पे कटा हुआ हायर नहीं है तो जो नॉर्मल टैक्स आ रहा है उसमें से इंपोर्ट स्टेज पे जो डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, उसको माइनस करें, बैलेंस पे कर दें। एक्सपोर्टर के लिए तो आसान है। एक्सपोर्टर के लिए ये है कि जो पैसे आपके बैंक में आएंगे बैंक 1% काट लेगा, दैट्स इट। इसे कहते हैं एफटीआर, फाइनल टैक्स रिजीम, कि ग्रॉस बेसिस टैक्सेशन हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हैं लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई गर्ज नहीं है आपने प्रॉफिट कितने परसेंट बनाया, बस वो कहते हैं जी ग्रॉस रिसीट जो रेवेन्यू पाकिस्तान में आप लेकर आए फिर 1% हमने आपसे ले लिया। तो ये इसका जवाब है।
बिल्कुल ठीक हो गया। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए एफबीआर से कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? अच्छा, ऐसा कोई सर्टिफिकेट लेना नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल के दिनों में क्योंकि एक 7E सेक्शन आ गया था टैक्स ईयर 22 में, जिसमें ये कहा गया कि अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा आपकी अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टीज हैं, अदर देन एक्सक्लूडेड प्रोवाइड प्रॉपर्टीज के, जी वो रेंट उससे जनरेट हो रहा है या बिजनेस में यूज हो रही हैं, तो फिर उस पर आपको टैक्स देना था। अब टैक्स तो लोग दे नहीं रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा लोग टैक्स दे नहीं रहे, तो जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने जा रहे थे गवर्नमेंट ने उसे पाबंद कर दिया, अगर टैक्स नहीं दिया हुआ 7E तो ट्रांसफर ना करो। तो ये एक कंपल्जन आ गई। तो ये इस कंपल्जन की वजह से लोगों को फिर 7E का सर्टिफिकेट लेना पड़ा, और ये बहुत आसान है। आपने अगर रिटर्न अपनी प्रॉपरली, अच्छा इसमें भी मसला है। अब पहले ये हो रहा था 7E का सर्टिफिकेट आपको कमिश्नर से खुद जाके लेना था, तो लोग लेने ही नहीं जाते थे, रिटर्न गलत भरी होती थी, कहते थे भाई छोड़ो कौन जाएगा, जाओ और टैक्सेस दे रहे हैं 7E भी 1% दे दो, जान छोड़ो। ठीक। लेकिन अगर आपकी चीजें बिल्कुल। ठीक हैं, आपने रिटर्न जमा की है, नो प्रॉब्लम, आप अपनी सबमिटेड रिटर्न पर जाइए 7E के फॉर्म पर, जहां आपने प्रॉपर्टीज दिखाई हुई हैं वहां सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया, आप क्लिक करें, 1 मिनट में सर्टिफिकेट निकल आता है, कोई इसमें मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों दफा जो है वो लेना पड़ता है, दोनों के लिए ये जो है वो असल एप्लीकेबल में है? ये सेलर को जो सेलर होता है ना, जो सेलर होता है, हम्म। क्योंकि बिल्कुल। जो बंदा ओन कर रहा है उसको, जी। वो बेच रहा है, तो जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो ये इंश्योर कर रही है जिस जो ये ओन कर रहा है उसने 7E के लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ की है या नहीं की है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, क्या हम आईआरएस पोर्टल से अपना नाम और कारोबार तब्दील कर सकते हैं? देखिए आप बिल बेसिक देखिए क्वेश्चन है इसको तो। हम इस सवाल को जो है ना, अ, जी। इस तरह नहीं लेते, हम एक जनरल बात कर लेते हैं कि जी। एफबीआर में आप जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, मेरा मेरा नाम जुनेद इकबाल है, किसी वजह से मेरा नाम जुनेद हो गया, और जी। मैंने अपनी बिजनेस का नाम रख लिया जुनेद एंटरप्राइजेस, उसकी एक एक्टिविटी सेट कर दी। तो अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने जब रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम कराई तो मैं आई कैन नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन रेक्टिफिकेशन इन इट, नो। आपके पास एक्सेस है, आप आईआरएस पे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसमें नए बिजनेसेस ऐड कर सकते हैं, अपने नाम की करेक्शन के लिए अच्छा नाम आप खुद करेक्ट नहीं करेंगे, आप एफबीआर को लिख देंगे जी मेरा एनआईसी नंबर एनआईसी कार्ड अटैच है, मेरा नाम प्लीज सेट जो है ना रेक्टिफाई कर दें अपने रिकॉर्ड में, तो वो आपको ठीक कर देंगे 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा आप नया बिजनेस ऐड कर सकते हैं, आप बिजनेस एक्टिविटी, जाहिर है आपने जो की हुई है, आपने जो सेलेक्ट की हुई है, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसमें ऐड करूं, तो आप उसमें ऐड कर लीजिए। अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे तो देर आर प्रोसीजर्स, देर आर वेरी इजी प्रोसीजर्स कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी टैक्स काउंसिल से कह दें जी ये कराना है, वो आपको करा देंगे। अच्छा ऐसा भाई सामने आया है कि बाज औकात एक काम करने के लिए कहा, उसमें पता चला 1 महीना लग गया कि वो काम नहीं हो रहा। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आप एज अ क्लाइंट अगर हैं, तो ये जो भी ऑल्टरेशन के और इसके काम होते हैं ये बहुत आसान होते हैं। आपके वकील साहब को इस पे बस 1 हफ्ते से ज्यादा आपने टाइम उन्हें नहीं देना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो उन्हें ये सारे काम कर देने चाहिए। जाहिर है उनके पास बर्डन है, काम है, 1 हफ्ता इसलिए कि जाहिर है उन्हें हर चीज को और सब कुछ देखना है ना, तो 1 हफ्ते के बिल्कुल। अंदर उन्हें कर देना चाहिए। यानी और हम भी अगर काम कर रहे हैं किसी का, ऐसा देखा है बिल्कुल कि 1 1 महीना हो गया क्लाइंट का एक छोटा सा काम रुका हुआ है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए हमें, ताकि कोई हमारी वजह से परेशान ना हो। तो बस इसमें तो ये है, अब ज़ाहिर है हम ये तो अभी इस वक्त पोर्टल खोल के नहीं बता रहे कि ऐसा करें, लेकिन इसका जवाब ये है, जी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आईआरएस पे आप सब कुछ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, इसमें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या नाम चेंज करने के या कोई बिजनेस ऐड करने के कोई चार्जेस भी होते हैं स्पेसिफिक, या सिर्फ आपने पोर्टल पे जाके ही एडिट करना है, या हमने एफबीआर के देखें ऑफिस से कंसल्ट करना है आरटीओ से? देखें बात ये है कि एक चीज समझने की जरूरत है कि इनकम टैक्स में अगर मैं नील रिटर्न में एक मिसाल देता हूँ, मैं एक नील रिटर्न जमा कराता हूँ एक क्लाइंट की, तो ये काम करने के लिहाज से तो शायद 1 मिनट का है, लेकिन ड्यू डेट पे उसका जमा हो जाना, पूरे साल में उसके पोर्टल की मॉनिटरिंग करना, कहीं नोटिस तो नहीं आया है,
अगले साल उन्हें टाइमली बताना कि भाई आप ये चीजें दे दें, कोई आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदी, कोई बैंक अकाउंट तो नहीं खरीदा, कोई मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आप यहाँ पर अपने इंटेलेक्चुअल काम को देखें कि आप एक टेक्निकल नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं जिसको हासिल करने में आपने बहुत टाइम लिया है। आप अगर आप 10 साल में ट्रेन हो गया, आप वकील बनकर काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट बनकर काम कर रहे हैं, तो कोई आदमी अगर ये कहता है कि यार ये तो 1 मिनट का काम है, आप 5,000 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो नहीं, ये चीज जी। ठीक नहीं है। अगर मैं सपोज करें मैंने एक बिजनेस नेम ऐड करना है, शायद मुझे उसको ऐड करने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन उस ऐड करने के लिए मेरा स्टाफ, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा स्टाफ की कॉस्ट क्या है। एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मेरे मुझे एक साहब ने कहा कि मेरे क्लाइंट हैं, वो भी आईटी सर्विसेज देते हैं, उन्होंने कहा आप मुझसे 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं जबकि 3,000 रुपए में भी काम हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल हो रहा होगा, बात ये है कि मेरा स्टाफ स्किल्ड ज्यादा है, वो एमबीए किया हुआ लड़का है या सीएमए किया हुआ लड़का है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं एसीएमए किया हुआ हूँ, तो मेरी मेरी ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है ना। तो जी मेरा बिल्कुल। मेरी मैं इस हद तक पहुंचा हूं, मैं एक ट्रेनिंग हासिल करके आया हूं। तो आप अगर मुझसे काम कर रहे हैं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का लेवल, आपको सजेशन देने का लेवल अलग है। आप मुझे कभी फोन करते बिल्कुल। हैं, आप हो सकता है आपने 2,000 रुपए दिए हो, लेकिन आपने मेरे मशवरे से हो सकता है 2 लाख बचा भी लिए हो। तो ये चीज बिल्कुल। थोड़ा एजुकेट कराने की जरूरत है। आप प्रोफाइल चेंज करा रहे हैं, आप बिल्कुल उसको पैसे चार्ज करें, 5,000 10,000 जो भी है चार्ज करने चाहिए उसको, ठीक है। हाँ, ये ख्याल करना चाहिए, एक नया आदमी आया है, बिल्कुल नया काम है, स्टार्टअप है, चले आपने, ऐसा भी है कि एक आदमी रिटर्न्स भी करा रहा है, हमने कहा ठीक है हम आपका ये काम भी साथ ही कर देंगे। तो जी। दोनों तरफ से इस चीज का ख्याल रखना है कि रीजनेबल चार्ज हो, सामने वाला भी पैसे अदा करने के लिए तैयार हो, और हम कोई बहुत ज्यादा चार्ज भी ना करें। बहरहाल ये कि मुफ्त में काम होगा, जो मुफ्त का काम करना चाह रहा है तो ठीक है, शुरू में करना चाहिए मुफ्त में काम, कोई बात नहीं, ताकि जाहिर है आपको पेनिट्रेट भी करना है मार्केट में। इफ यू आर हेल्पिंग अदर्स तो वो आपके लिए पीआर का भी अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी का मुफ्त का काम कर रहे हैं को वो जाया हो जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊं। उसकी वजह ये कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी का अक्सर भी ऐसा होता है, आप किसी को मदद कर रहे होते हैं कि यार ठीक है काम कर दो, यार काम कर दो, तो वो आपके लिए एक ऐसा क्लाइंट लाकर दे देता है, फिर वो क्लाइंट आपके लिए ऐसा क्लाइंट लाकर दे देता है, यार ही इज वेरी वेरी हेल्पिंग गाय, इसने मेरा काम कर दिया था, तो आप किसी और से पैसे बना लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप काम कर रहे हो, आप एक फीस रखें, फीस लें। वो अगर आगे से कहे कि भाई मुझे कंसेशन दे दो या मैं नहीं दे सकता, ठीक है, आप उससे अकाउंट फॉर कर लें, ठीक है। बिल्कुल सही हो गया। चलें जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ी डिटेल में सर ने इसका जवाब दिया है, तो आप भी जो हमें दोस्त देख रहे हैं, आप भी अपना बिजनेस जो है वो हमसे, हमारी लॉ फर्म से, सर से चेंज करवा सकते हैं। सर भी चूंकि अपना सर काइंडली बताइएगा कि आपकी सर्विसेज जो है वो किस सिटी में आप सर्विसेज दे रहे हैं, और अगर आपसे रब्ता करना हो तो क्या तरीकाकार है उसका भी काइंडली हमारी ऑडियंस को बता दीजिएगा, ताकि दोस्तों के लिए आसानी हो जाए। कोई सर्विसेज लेना चाहे वो पर्सनल रब्ता कर लें, फिर मैं डिटेल शेयर कर लूंगा। जी, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोई शख्स अपने टैक्स रिटर्न में कौन कौन सी अदाशुदा टैक्स को एडजस्ट कर सकता है, जो उसने एडवांस जो टैक्स पे किए हुए हैं, जिस तरह के आगे आप बता रहे थे कि पीटीसीएल का जो बिल है, या बिजली का बिल है, या दीगर जहाँ पे आपकी डिडक्शन होती हैं, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसका बता देखिए, दें। एक लेमैन की जबान में, तो आप लेमैन के लिए बिल्कुल, जिसको टैक्स का नहीं पता उसके लिए तो सिर्फ ये जवाब है कि आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो उसमें मुमकिन है आपको कोई WHT का टैक्स मिल जाए, विद होल्डिंग टैक्स नजर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप मोटर टैक्स पे करते हैं, आपने फंक्शन किया तो आपने फंक्शन कर किया तो वहां पे आपने शादी हॉल वाले को कोई टैक्स दे दिया, या पीटीसीएल का बिल आपके पास आता है, या आपके पास मोबाइल पोस्ट पेड या प्रीपेड कनेक्शन है, या आपने गाड़ी एक्वायर की है या घर एक्वायर किया है, तो डिफरेंट विदहोल्डिंग टैक्सेस आपसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं, तो ये सारे ही एडजस्टेबल हैं। फिर इसमें, अब ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें
अगर हम इसको बड़ा करना चाहें तो बहुत लंबा हो सकता है, इस पे एक लेक्चर हो सकता है। फिर ये इसमें ये बात भी है, जो टेक्निकल काम करने वाले हैं वो जानते हैं कि एमटीआर का कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम टैक्स क्या है, और उसकी एडजस्टेबिलिटी विद इन ईयर होती है, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते एक्सेस को। फिर ये कि एफटीआर के टैक्सेस फाइनल टैक्सेस हैं कि जैसे एक्सपोर्ट का हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का हो गया, तो इसको भी आप विद इन ईयर ही एक्सपेंस आउट हो जाता है, ये आप एडजस्ट तो करते हैं लेकिन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते एक्सेस अमाउंट को। तो आपके सवाल का सिंपल जवाब तो ये है कि जी हाँ, कर सकते हैं। यहाँ कोई भी जो दिलचस्पी रखता हो, जो ये जानना चाहता हो, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो मतलब कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो टैक्स को समझना चाहता है कि पाकिस्तान में टैक्स स्ट्रक्चर होता क्या है, लगता कैसे है, ये फाइनल टैक्स, मिनिमम टैक्स, एफटीआर टैक्स क्या होते हैं, तो उसके लिए एक इनकम टैक्स स्टूडियो पर ही टैक्स रिजीम्स के नाम से 2 लेक्चर्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर टैक्स रिजीम्स आप पढ़ लेते हैं और मतलब उसमें देख लेते हैं, मैंने एग्जांपल्स बना के बताया, तो आप यू विल गेट अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ टैक्स इज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान इन डिफरेंट वेज। और कोई आदमी टैक्स रिजीम्स के लेक्चर्स को देख लेता है और फिर वो ये देखना चाहता है कि ये लेक्चर्स निकले कहाँ से हैं, ये वर्कआउट कैसे हुए हैं, तो फिर उसको सेक्शन नंबर 4 देखना चाहिए, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। सेक्शन 4 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से टैक्स रिजीम्स निकलती हैं। उन टैक्स रिजीम्स वहां से पढ़ाना, हालांकि सेक्शन 4 पे भी लेक्चर है लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, फिर तो इसलिए टैक्स रिजीम्स के लेक्चर मैंने बनाए हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टैक्स कैसे यहाँ पे पाकिस्तान में इम्पोज होता है टैक्सेबल इनकम पे। बाकी सिंपल आंसर यही है कि सारे विदहोल्डिंग टैक्सेस एडजस्टेबल होते हैं आपके। और एक चीज ऐड कर देता हूँ, कुछ सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको ये बात पता नहीं होती, अगर उन्होंने कोई गाड़ी या घर खरीद लिया तो उनका एडवांस टैक्स बहुत अच्छा खासा कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का घर खरीद लिया और वो नॉन फाइलर थे या फाइलर थे, तो जो एडवांस टैक्स कटा है वो अपने एम्प्लॉयर से कह सकते हैं कि मेरी सैलरी में से अब जो टैक्स कट रहा है उसमें से टू दैट एक्सटेंट टैक्स ना काटें। इसका प्रोविजन सेक्शन 12(149) में मौजूद है कि आप उस टैक्स की रिकवरी एम्प्लॉयर से कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, एम्प्लॉय की रिटर्न के अंदर टैक्स तो एम्प्लॉयर काट लेता है सारा, और लेट से आपने घर गाड़ी वाड़ी खरीदी, उसके ऊपर लेट से 3-4 लाख टैक्स कट गया तो आपका रिफंड में आ जाता है। और ऑल ऑफ अस नो कि रिफंड को स्टैब्लिश कराना या उसको हासिल करना वो तो एक पेचीदा मसला है। मसला पेचीदा नहीं है, मसला आसान है, लेकिन ज़ाहिर पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास तो उसको हासिल करना मुश्किल होता है। तो ये एक मैंने कहा बात बता दूं, कोई एम्प्लॉय सुन रहे हो तो उनको ये फायदा कर सकती है बात। सर रिफंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि रिफंड जिस तरह भी आपने बताया कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मरहला है, तो क्या वाकई ही ये कॉम्प्लेक्स है, मिलता है किसी को, या फिर इसकी नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट ही होती है, क्या होता है? देखिए रिफंड पे मैं रिफंड में थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए रिफंड का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ सैलरीड इंडिविजुअल, आपने इनकम 10 लाख रुपए कमाई, आपका टैक्स 1 लाख बनता था, आपके एम्प्लॉयर ने 1 लाख काट लिया, और आपने एक गाड़ी और एक घर खरीदा था, उस पर 4 लाख रुपए टैक्स कट गया, तो आपका एक्सेस 4 लाख रिफंड आ गया। अब एम्प्लॉइज कहते हैं भाई जुनेद साहब, कुबैब साहब, ये 4 लाख का तो रिफंड तो दिला दीजिए हमें, हम क्या करें? तो सबसे पहले तो ये एक कस्टम चला हुआ था, प्रैक्टिस ट्रेडिशन था कि हम रिटर्न के साथ रिफंड की एप्लीकेशन ही नहीं डालते, और हर साल में हम उस एक्सेस रिफंड को क्लेम भी कर लेते थे। ना एफबीआर ने कभी मना किया, ना हमने बॉदर किया, और ये चीज चल रही थी। लेकिन 2 साल पहले एफबीआर को ख्याल हुआ कि इस साल कितने रिफंड्स लोगों ने क्लेम किए, तो जब उन्होंने डाटा निकाला, आयरस ज़ाहिर है अब कंप्यूटर पे चीज आ गई है तो आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा रिफंड्स लोगों ने क्लेम कर लिए हैं, तो इनकी लेजिटिमेसी तो देखी जाए, ये लेजिटिमेट हैं भी या नहीं है। तो नोटिस हो गए कि भाई आपने 16,000 रिफंड क्लेम किया है, आपने 1 लाख किया, आपने 10 लाख किया, आ जाए रिफंड दिखा दें। अब वो रिफंड तो बहुत चीजों में बोकस था, बहुत जगह वैलिड था। अच्छा वैलिड था तो उन्होंने कहा फिर भी अलाउड नहीं है, क्योंकि सेक्शन 170 में लिखा है आपका रिफंड बनता है, आप एप्लीकेशन 3 साल के अंदर अंदर दाखिल कर दीजिए, कमिश्नर आपकी चीजों को देखकर एक ऑर्डर लिख देगा 170 सेक्शन 4 में कि ठीक है ये रिफंड सही है। अब जब वो लिख देगा तो ये पीस ऑफ पेपर ऐसे ही है जैसे कि एडवांस टैक्स, जैसे कि कैश,
जैसे कि आपका टैक्स, तो आप उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर ये होने लगा, अब लोगों ने 170 की एप्लीकेशन रिटर्न के साथ डालना शुरू कर दी। अच्छा, जिन्होंने नहीं डाली थी तो उन्होंने चेक लगा दिया कि अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं डाली हुई तो वो आईआरएस में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। तो अब रिफंड कैसे क्लेम करें? बेहतर तरीका यही है, आप रिफंड रिटर्न के साथ रिफंड की एप्लीकेशन डाल दें। एप्लीकेशन डाल देंगे, आपका लेजिटिमेट टैक्स है, अगले साल में जहां जरूरत हो उसको क्लेम कर लें। अब इसको सही। अगर उसने उड़ाया यानी डिलीट किया तो आपको केस लॉज मिल जाएंगे, जहां उन्होंने ये कहा है जब रिफंड एप्लीकेशन गई है तो आपकी जिम्मेदारी है इसको स्टेब्लिश करने के लिए ऑर्डर पास करना, आप ही अपना काम नहीं कर रहे कमिश्नर साहब, तो आपका काम है। तो आप उसके साथ अपनी एविडेंसेस अटैच करें, एडवांस टैक्स की एप्लीकेशन डाल दें और अगले साल में उसको एडजस्ट कर लें। एक बात। दूसरा तरीका मिलने का ये होता है कि आपने एम्प्लॉय है और आपने एम्प्लॉयर से रिकवरी कर ली, जैसे अभी हमने बात की। तीसरा तरीका ये है कि आपका बहुत बड़ा रिफंड है, आगे भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपका जब रिफंड की एप्लीकेशन गई, रिफंड एप्लीकेशन पे ऑर्डर जनरेट कर दिया कमिश्नर ने कि हाँ जी ये वैलिड रिफंड है आपका, तो उसके पास पावर है कि वो क्या करता है कि आपके सेक्शन 147 में जो लाइबिलिटीज है उससे भी एडजस्ट कर सकता है, उसको सिस्टम में बाकायदा वो उसको कोड में मूव करता है, 147 2024 के टैक्स को मूव कर देगा, आपके पोर्टल में भी उठ के आएगा एडवांस टैक्स में। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो रहा तो आपको कैश रिफंड हो जाएगा। कैश रिफंड का मसला ये है कि पाकिस्तान में जाहिर है फंड्स की शॉर्टेज है, एफबीआर लेना चाहता है, देना कम चाहता है। लेकिन आपने क्या क्या रिफंड हुआ? जी बिल्कुल, अभी जो लास्ट गवर्नमेंट गई है उसमें एक साल ऐसा हुआ था जिसके अंदर बिल्कुल रिफंड्स, करोड़ों रुपए के रिफंड इशू हुए हैं, चेक किया गया है, जहां जो रिफंड बनता था इशू हुआ है। तो गवर्नमेंट कभी कभी ख्याल करती है कि भाई ठीक है यार, अब ये अमाउंट एक्स अमाउंट जो है रिटर्न किया जाए रिफंड्स के केस में, तो बिल्कुल ऐसा रिफंड होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में अपना कारोबार जो है वो कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, कौन कौन से इदारे हैं जो कि आपके कारोबार को रजिस्टर्ड करते हैं? देखें, इसको भी आसान ही रखते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप इंडिविजुअल हैं और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि एफबीआर के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, 10 मिनट में आप अकाउंट खोलें, सेम डे में काम शुरू कर लें, दैट्स इट। नंबर 1। आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म 2000 के स्टैम्प पेपर पे ड्राफ्टिंग व्राफ्टिंग कराकर एक दिन में एनटीएल ने एफबीआर से एक 2-3 दिन में अकाउंट बनवाएं और काम शुरू कर दें। रजिस्टर्ड फर्म बनानी है तो उसमें 1 हफ्ता लग जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर हो गए और आप बहरहाल वो भी आसान तरीका है, कोई इसमें इतना एक्सपेंस नहीं है। कंपनी रजिस्टर करवानी है तो कंपनी में सिंगल मेंबर कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनवाएं एससीसीपी से, वो भी बहुत ही शॉर्ट, कम एसएमसी तो 2 दिन में 1 दिन में बन जाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2-3 दिन में बन जाएगी। तो बस आप रजिस्ट्रेशन लें और बैंक अकाउंट खोलें और काम शुरू कर लें। हाँ, अलबत्ता अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई आपको खास सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट या दवाइयां बेचना चाहते हैं, तो ड्रैब की रजिस्ट्रेशन है या कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन जो आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो जाहिर है वो तो आपको लेनी पड़ेगी। जी खुबैब भाई, मेरे पास भी इत्तेफाक से अभी देखा मैंने चार्जिंग कम रह गई है इसकी मोबाइल की। आपने भी कहा लास्ट क्वेश्चन है तो मैंने कहा आपको मैं भी थोड़ा सा इनपुट दे दूं। जी जी सर, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अच्छा, ऑडियंस की तरफ से। ये मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये एक अलग से इस पे सेशन आप रख सकते हैं। सवाल जी ये हो सकता है, लोगों के दिमागों में बहुत सवाल होता है, मैं प्रोप्राइटरशिप करूं, मैं एओपी करूं यानी पार्टनरशिप फर्म करूं या ऐसा कंपनी करूं, सिंगल मेंबर करूं, प्राइवेट लिमिटेड करूं, एओपी क्यों करूं, प्राइवेट लिमिटेड क्यों करूं, प्रोप्राइटरशिप क्यों करूं, इनमें क्या फर्क है, टैक्स रेट्स क्या है, मैं कैसे कंपैरिजन कर सकता हूं? तो ये मतलब ये इसके अंदर इतनी सारी डिटेल है कि इसके लिए बहुत तफसील चाहिए। लेकिन नॉर्मल आप पाकिस्तान में कोई भी काम करना चाहें कोई मसला नहीं है, आप मतलब आप कंसल्टेंट से कहें, वो आपको 1-2 दिन में ही सब काम करके उसे दे देने चाहिए। बिल्कुल सही है सर। इस पे सर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। आज के सेशन में, चूंकि हमारा ये पहला सेशन था, लोगों को स्ट्रीम यार्ड के बारे में भी गालिबन इतना आइडिया नहीं था, बट फिर भी बाद में ये हमारे फेसबुक पेज पे, और हम इसको अपने यूट्यूब चैनल एस के बुखारी लॉ सॉल्यूशंस पे भी पब्लिश कर देंगे इस सेशन को।
आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ही, या अगर हमारे पास कोई उसकी वीडियो बनी हुई है तो हम आपके साथ वो वीडियो शेयर कर देंगे। आज की ये नशिस्त जो है वो आज यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जुनैद साहब अगर कोई बात करना चलें, चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं सर। थैंक यू खुबैब भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत और शुक्रिया आपका। आपकी आमद का सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से नो प्रॉब्लम, टाइम नो दिया प्रॉब्लम, एनी और इतनी टाइम, एनी टाइम, मुकम्मल गुफ्तगू की। ये एनी टाइम। कुछ रैंडम क्वेश्चंस थे जो ऑडियंस ने हमसे पूछे थे, तो मैं चाहता था कि इसका बाकायदा जो है वो वीडियो सेशन करके जवाब दिया जाए, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ऑडियंस को ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। इस तरह हम नेक्स्ट सेशन भी लेके आते रहेंगे कानून से रिलेटेड। और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और हमें जो है वो सपोर्ट करने का, हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। हम यूट्यूब पे और इस तरह से सेशंस का आगाज़ बाकायदा तौर पे कर रहे हैं। तो इसके अलावा जुनैद साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आपको मुदल्लल सब चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप क्लाइंट हैं, एज ए क्लाइंट आप देखना चाह रहे हैं, आपको वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन और उसका तरीकाकार जो है वो आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच अगेन, आपका सर बहुत शुक्रिया, और थैंक मेरी यू, ऑडियंस को थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।